और हमें जी ज्वाइन किया है सुमित पी जी ने। बहुत शुक्रिया सुमित पी जी कि आज आप आए हैं। और सबसे पहले दिवाली आ रही है मंडे को, और दिवाली के आने से पहले ही मिठाई का बंदोबस्त पाकिस्तान ने कर दिया है आपके लिए। और दिवाली के शुभ अवसर पे जो कहा जाता है, पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है। लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया है एफएटीएफ की तरफ से कि हम एक मॉनिटर मतलब करते रहेंगे वो पाकिस्तान को। ऐसा नहीं है कि बाहर चला गया तो बस छुट्टी हो गई। कुछ थोड़ी बहुत मेरे ख्याल चेक, वो फिर भी चेक एंड बैलेंस रखने के लिए कुछ ना कुछ चलता रहेगा। क्या समझते हैं आप एज एन इंडियन? आपको लग रहा है कि सही फैसला हुआ है? वैसे एक्सपेक्ट तो कर रहे थे लोग काफी टाइम से कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए आरजू जी, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद और दिवाली की शुभकामनाएं आपको भी। आपके पीछे लाइटें दिख रही है मुझे, आज लाइटें लास्ट टाइम से ज्यादा है और चमक भी रही है, अच्छी लग रही है आप लाइटों में। तो थैंक आरजू यू। जी, अब एफएटीएफ की बात करें, हाँ ये आपने सही बोला है कि एफएटीएफ की ग्रेड लिस्ट से पाकिस्तान बाहर गया, बट विद टर्म्स एंड कंडीशंस। ऐसा नहीं है कि क्लीन चिट मिली है, टर्म्स एंड कंडीशंस मिली है। आई वुड से इट इज अ काइंड ऑफ आउट बट स्टिल नॉट आउट, बिकॉज देयर विल बी दोस टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर उनको वायलेशन होगा, दे कैन पुट यू बैक इनटू द ग्रेड लिस्ट। हुआ क्या है, कहते हैं ना, एक कहावत है हमारे यहाँ, सांप के मुंह में छुछुंदर ना उगलते बने ना निगलते बने। तो वो वाली परिस्थिति है, मतलब ऐसे इंग्लिश में कहते हैं कैच 22 सिचुएशन। तो आई डोंट नो, शुड पाकिस्तान सेलिब्रेट और शुड पाकिस्तान नॉट सेलिब्रेट। टेक्निकली या तो आपको बिल्कुल बाहर निकाल लेते, या तो बिल्कुल बोलते नहीं जी आप अभी ग्रे लिस्ट में हो। तो अगर ग्रे लिस्ट में तो आप ग्रे वाली तैयारी करोगे, बाहर है तो बाहर वाली तैयारी करोगे। पर ये जो आपको ये जो नो मैंस लैंड में डाला है ना, इधर ना उधर, तो यहाँ आप फंस के रह गए। अब देखिए आजू जी, होता गया, देखिए अगर आप इसका प्रक्रिया समझे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्रे लिस्ट से निकलने का दारोमदार होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे। करीब 13 कंट्रियां वहीं वोट करती है जहां यूएसए वोट करता है। आपको ग्रे लिस्ट में लाने वाला भी अमेरिका, आपको ग्रे लिस्ट से अगर पूरे निकलोगे वो भी निकालने वाला है अमेरिका। और सच बताऊं, ये मैं आपके शो पे हर चैनल पे अपने नेशनल टीवी पे कह चुका हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने जमीन पे कितने काम किए कितने नहीं किए, कितने किए कितने अधूरे कितने पूरे। पहले उन्होंने लगा हाँ आपने जो बोला हमने किया, फिर उनकी टीम आई थी। अब अगर टीम आई है तो उनको बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट 0 और 1 का फैसला देना चाहिए यार, यस या नो। हाँ निकाल दिया, बट देयर आर कंडीशंस अटैच्ड। तो वो मतलब ये कि लिवर उनके हाथ में, रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में। जब वो दबा देंगे, बोल देंगे सॉरी अब कंडीशंस आर नॉट मेट। सो आई विल नॉट कॉल इट एज अ परमानेंट रिलीफ, आई विल कॉल इट एज अ टेम्परेरी रिलीफ। अब आप टेम्परेरी रिलीफ पे आपको सेवैया बांटनी चाहिए, फेनी बांटनी चाहिए या मिठाइयाँ बांटनी चाहिए, उसका फैसला आप करेंगे। मेरे हिसाब से पैसे फिलहाल बचा के रखने चाहिए, क्योंकि पता नहीं ना कि कब मतलब फिर हलवाई के भी पैसे देने पड़ जाए, कहते हैं बहुत नहीं। पैसे हो गए वो पैसे। दोस्तों, पाकिस्तान का जो एफएटीएफ का मामला नया नहीं है। जैसे इमरान खान की 3 शादियां हो चुकी हैं ना, ये भाई लोग भी 3 बार एफएटीएफ में जा चुके हैं। मैं आसान शब्दों में आपको बताता हूं कि पाकिस्तान का जो रोमांस है, जो प्यार मोहब्बत इश्क है एफएटीएफ के साथ, वो नया नहीं है। ये पुराने आशिक हैं ये, और कोई पाकिस्तानियों को पता ही नहीं, क्योंकि पढ़ने लिखने का रिवाज तो है नहीं उस मुल्क में। तो जिसने जो समझा दिया, इमरान खान ने जो चूरन खिला दिया, खा लिया, सब नाचने सड़कों पर। मैं आपको असली इनकी बात बताता हूं। 28 फरवरी 2008 को पहली बार पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला गया, मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के चलते। आतंकवाद के लिए पैसा इकट्ठा करना और बांटना, और मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि यहां से वहां पैसा करना इलीगल तरीके से, व्हाइट को ब्लैक, ब्लैक को व्हाइट, ये सब धांधलेबाजी के लिए पाकिस्तान को, पूरे देश को 28 फरवरी 2008 को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला गया। जून 2010 को पाकिस्तान को उस एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया। तकरीबन 2 साल ये लोग एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पहली बार रहे। ये पहली शादी थी इनकी, ये शादी 2 साल चली इनकी। फिर फरवरी 16, 2012 को पाकिस्तान को फिर से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाल दिया। फरवरी 16, 2012 और फरवरी 26, 2015 को पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया। तो अब आप समझ रहे हैं, पहली बार जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था 2008 से 2010, 2 साल पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा। फिर 2012 से लेकर 2015 पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा, 3 साल तक रहा। उसके बाद पाकिस्तान 28 जून 2018 को दोबारा एक बार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया, और कल पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला है। तो जो पाकिस्तानी इसकी खुशियां मना रहे हैं, पहली बार जब आप गए थे तो आप 2 साल के लिए गए थे अंदर,
फिर आप 3 साल के ले गए, इस बार 4 साल के ले गए, और सब में तकरीबन 2-2.5 साल का अंतर है। मेरा यह अनुमान है कि अब हम 2022 में हैं, और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अनुमान है, मैं एक प्रिडिक्शन करना चाहता हूं कि 2024-2025 के बीच में होना हो पाकिस्तान इस बार फिर चला जाएगा ग्रे लिस्ट में, और इस बार कम से कम 5 साल के लिए जाएगा। मैं ट्रेंड एनालिसिस कर रहा हूं, ये तीन बारी का ट्रेंड जो है, तो पाकिस्तान दोबारा जाएगा ग्रे लिस्ट में। इनकी हरकतें वही है ना, ये जिहाद फी सबीलिल्लाह और काफिरों को मार देंगे, और यही तो इनका काम है, धंधा ही इनका ये। तो ये पहले 3 बार अब जा चुके हैं, अब ये चौथी बार की तैयारी हो रही है। और जो मैंने ट्रेंड एनालाइज करा है, इस बार जाएंगे 5 साल या 5 साल से ज्यादा के लिए FATF की ग्रे लिस्ट में, और ये जाएंगे 2-2.5 साल के बाद। यानी कि अभी 2022 का अंत आ रहा है, हम अक्टूबर पे बैठे हैं, ये 2024 अक्टूबर से लेकर मुझे लगता है 2025 के बीच में कभी भी दोबारा पाकिस्तान जा सकता है ग्रे लिस्ट में, क्योंकि ये नहीं सुधरेंगे। ये पहली बार वादा नहीं करा उन्होंने, पहली बार हाथ पैर नहीं जोड़े। पाकिस्तान 2 बार पहले FATF के पैर पकड़ चुका है कि भाइयों माफ कर दो, गलती हो गई, दोबारा गलती नहीं करेंगे। पूरा पैर वैर छू लिया उन्होंने, फिर वही गलती करी, फिर वही गलती करी, तीसरी बार गलती करी, अब चौथी बार ये। और हमारे लिए यही अच्छा है कि पाकिस्तान कभी ब्लैकलिस्ट ना हो। बहुत गड़बड़ हो जाएगी अगर पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो गया तो। जैसे अजीत कहता था ना, मोना डार्लिंग, कि इनको लिक्विड ऑक्सीजन में डाल के रखो, लिक्विड इसे जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगा। ये बीच में तैरते रहे त्रिशंकु की तरह, वही बढ़ गया है। तो जो इंडियंस कह रहे थे कि नहीं पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में जाना चाहिए, ना ना ना, उससे गड़बड़ हो जाएगी। ये जितना लटके रहेंगे बीच में उतना ठीक है। अच्छा, हमारी कैपेसिटी नहीं है बाय करने की, यहाँ पे कल्चर नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो कोई इतना इंसेंटिव नहीं दिए जाते, इंटरनेशनल इन्वेस्टर नहीं आता हमारी इकोनॉमी में। हमारे यहाँ क्यों स्टार्टअप्स जो हैं उनमें आने में अक्सर मुश्किलात रहती हैं? अच्छा, इसके अंदर काफ़ी सारा ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, और इसको आप अगर देखें इन टर्म्स ऑफ नंबर्स तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। अगर आप पाकिस्तान का रिकॉर्ड देखें R&D एक्सपेंडिचर, क्योंकि टेक जब आप लेकर आते हैं, IT की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि आप टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो आप कितनी दुनिया को बेच रहे हैं। सो अगर आप R&D एक्सपेंडिचर देखें GDP का, पाकिस्तान का कंपेयर करें 2005 से 2017 तक, तो हमारा जो है वो एवरेज 0.38% था एज कंपेयर टू इंडिया का जो 0.76 है, और थाईलैंड जो कि बहुत मीगर इकोनॉमी है उसका 0.44% था, और सिंगापुर का 2.1% था। तो जब आप नंबर्स के ऊपर आते हैं तो ऑब्वियसली अगर आप कोविड के टाइम से बात करना शुरू करें तो पाकिस्तान के अंदर आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इमरान खान गवर्नमेंट 2020 में स्पेशली जब ये कोविड आया, तो उसके बाद एक बहुत टेक्नोलॉजी स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा पैसे की एक फरावानी आई। और अगर आप इंडेक्स देखें तो 2021 में पाकिस्तानी स्टार्टअप्स ने, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स ने $350 मिलियन जो थे वो रेज किए। लेकिन ऑब्वियसली इसके साथ साथ अगर आप 2021 की तरफ जाएं, 22 की तरफ जाएं, जिस तरह हालात बदलते रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट के, तो जाहिर है आपका कंपटीशन दोबारा बिल्ड अप हुआ है, और उसके अंदर हमारी जो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप ने जो पैसा रेज किया वो कम हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल है जो मेन इशू है क्यों हमारी स्टार्टअप्स, हम और भी डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन से स्टार्टअप्स थे और कौन सी हमारी इश्यूज हैं, लेकिन मेन इशू जो है वो लैक ऑफ टेक्निकल टैलेंट है। मेरा ये ख्याल है कि मैंने आई मीन फॉर लास्ट 8-9 ईयर्स आई एम आउटसाइड पाकिस्तान, और मैंने पाकिस्तान में अपनी सारी तालीम हासिल की। मेरा अपना ख्याल ये है कि हमारी जो पढ़ाई है स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइमरी टू इवन इंटरमीडिएट एंड इवन इन यूनिवर्सिटीज़, हमारी टेक्निकल स्किल्स की डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। आप इस तरह अंदाज़ा लगाएं कि 2016-2017 में हम लोग कुछ कोर्सेज कर रहे थे ऑनलाइन अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए, अपडेट करने के लिए अपने आप को डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में। तो वहाँ हमारे साथ जो पूल होता है ऑनलाइन स्टूडेंट्स का, ये मैं आपको 5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, वहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हमारे साथ पूल में आते हैं ऑनलाइन कोर्सेज पे, दे आर ऑल फ्रॉम इंडिया, मलेशिया, सिंगापुर, दीज टाइप ऑफ कंट्रीज। और आप देखें कि उनकी जो एजेस हैं उन बच्चों की जो हमारे साथ कोर्सेज कर रहे होते हैं, तो इट इज़ जस्ट लाइक 12, 13, 15 ईयर्स, हार्डली 16 ईयर स्टूडेंट।
और हमारे यहाँ जनरली स्पीकिंग रूस और भारत से उलझना अमेरिका की मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है। अमेरिका ने भारत को डराने के लिए पाकिस्तान को गले लगाया, लेकिन रूस ने अमेरिका का ऐसा इलाज कर दिया जो शायद पहली बार हुआ है। रूस ने अमेरिका की ऐसी नस दबाई जिसकी चीखें अब पूरी दुनिया सुन रही है। पूरा मामला क्या है इस वीडियो में आपको बताते हैं। दरअसल तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने तेल उत्पादन में कटौती का फैसला लिया तो अमेरिका बौखला गया। अमेरिका ने ओपेक संगठन में दबदबा रखने वाले सऊदी अरब को खुली धमकी दे दी। अमेरिका ने आरोप लगाया कि ओपेक देश रूस के इशारे पर काम कर रहे हैं। लेकिन अब अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा है। अब दुनिया के कई ताकतवर मुस्लिम देश सऊदी अरब के समर्थन में उतर आए हैं। आपको बता दें कि ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, इराक समेत कई मुस्लिम देशों ने ओपेक प्लस के फैसले का सार्वजनिक रूप से बचाव करते हुए सऊदी अरब को मजबूती दी है। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि ओपेक प्लस का यह फैसला राजनीति से प्रेरित नहीं था, जिसका आरोप अमेरिका लगा रहा है। ओमान के विदेश विभाग ने कहा कि ओपेक प्लस के इस फैसले का वो पूरी तरह से समर्थन करता है। ओमान ने भी अमेरिका के आरोपों को नकारते हुए कहा कि ओपेक प्लस का यह फैसला पूरी तरह से सप्लाई और डिमांड पर आधारित है। इन दोनों देशों के अलावा कुवैत, इराक, मोरक्को भी अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए हैं। यह शायद पहला मौका होगा जब एक साथ इतने सारे मुस्लिम देश अमेरिका के खिलाफ बयान दे रहे हैं। यह अपने आप में एक बड़ी घटना है। अब आप इसे संयोग ही कहिए कि ये सभी देश भारत के बेहद नजदीक आते जा रहे हैं। लेकिन अब इन्हीं मुस्लिम देशों ने अमेरिका की दादागिरी वाली नीति को चुनौती देना शुरू कर दिया है। आपको याद दिला दें कि ओपेक प्लस के फैसले पर भारत का भी बयान आया था। भारत ने कहा था कि हम स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही तैयार हो चुके हैं। हम कई विकल्प भी तलाश रहे हैं। आपको बता दें कि भारत ने तेल की जरूरतों के लिए रूस पर काफी भरोसा किया। रूस ने भी भारत को सस्ते दरों पर तेल की जबरदस्त सप्लाई की। भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात 50% बढ़ गया है। भारत अपने कुल तेल का 10% तेल अब रूस से ले रहा है। बहरहाल आपको बता दें कि अमेरिका बुरी तरह से फंस चुका है, खासतौर पर ऐसे समय जब नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने जा रहे हैं। अमेरिका की पूरी कोशिश थी कि वो इस मामले को तुरंत रफा दफा कर दे, लेकिन अब सऊदी अरब समेत कई बड़े मुस्लिम देशों ने अमेरिका की बुरी हालत कर दी है।